Welcome everyone. Myself Virendra Singh Shekhawat, lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College जालोर। आज हम CS207 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रांजैक्शन टॉपिक में उसका जो सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल उसको देखेंगे। अभी तक के ट्रांजैक्शन टॉपिक के अंदर हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू 6 पार्ट्स के फॉर्म में हम देख चुके हैं, जिसमें स्टार्ट किया था हमने ट्रांजैक्शन के इंट्रोडक्शन के साथ में। उसके बाद में हमने ट्रांजैक्शन के अंदर जितने टाइप हैज़र्ड्स आते हैं वो देखे हैं, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। ओके, और नाउ हम आते हैं शेड्यूल के ऊपर। शेड्यूल हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि शेड्यूल क्या होता है, कि जहाँ पे एक ट्रांजैक्शन की बात होती है तो वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, एक ऑपरेशन की फॉर्म में वो परफॉर्म होता है। एक ट्रांजैक्शन है वो मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं उसमें, बट अगर कोई जहाँ पे ऐसा टास्क है जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या सीरियली हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया था कि सीरियल शेड्यूल है या कॉन्करेंट शेड्यूल है। अगर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सीरियल शेड्यूल। ओके, और अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस साइमल्टेनियसली अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉन्करेंट शेड्यूल। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल देखेंगे बेस्ड ऑन द रिकवरी। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल देखा था बेस्ड ऑन दी कि किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सीरियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या फिर वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हमने दो टाइप के देखे थे, सीरियल शेड्यूल एंड कॉन्करेंट शेड्यूल। आज हम देखेंगे बेस्ड ऑन द रिकवरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल बेस्ड ऑन रिकवरी, दो टाइप के क्लासिफिकेशंस के थ्रू हम शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। एक है रिकवरेबल शेड्यूल और सेकेंड वन इज इररिकवरेबल शेड्यूल। तो इररिकवरेबल शेड्यूल क्या है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्करेंट शेड्यूल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और पिछले लेक्चर्स में हमने हैजर्ड्स देखा था कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर कोई एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि उसकी राइट की हुई वैल्यू को रीड कर रहा है या रीड की हुई वैल्यू के ऊपर वो राइट कर रहा है, तो ये हैजर्ड है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन में कोई एक ट्रांजेक्शन जो पहले ट्रांजेक्शन था वो रोल बैक हो जाता है। ओके, रोल बैक हो गया यानी फेलियर हो गया। फेलियर होने के बाद में क्या होगा कि वो ट्रांजेक्शन तो पूरा खत्म हो गया, उसके ऑपरेशन सारे अनड्यू हो गए, वो जीरो हो गया ट्रांजेक्शन। फिर भी जो सेकंड जो ट्रांजेक्शन जो रन हो रहा था उसने उसकी वैल्यूज को रीड कर रखा है, वो डिपेंडेंट है पहले वाले पे, और पहले वाला ऑलरेडी फेलियर हो गया है। ओके, तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ट्रांजेक्शन के फेलियर होने की वजह से दूसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम फेलियर ट्रांजेक्शन तो उसका ट्रांजेक्शन की एटोमिसिटी प्रॉपर्टी है, वो कहती है कि या तो ट्रांजेक्शन जीरो एग्जीक्यूट हो गया या फुल एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि दूसरे ट्रांजेक्शन ने जिसने पहले ट्रांजेक्शन की वैल्यूज को रीड कर लिया है, अब उसका क्या होगा। अगर हम ऐसी स्टेट के अंदर हैं कि हम उसको वापस से रोल बैक कर दें। ओके, रोल बैक क्या मतलब, जितने भी ऑपरेशंस थे वो सारे के सारे ऑपरेशन अनडू कर दें, तो ये रिकवरेबल है। ओके, तो ट्रांजैक्शन को हम इस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं कि अगर ये दोनों की सारी रिकवरेबल अनरिकवरेबल, अब ये कॉन्करेंट शेड्यूल की बात चल रही है। ओके, तो कॉन्करेंट शेड्यूल में मल्टीपल ट्रांजैक्शन T1 T2 T3 T4 इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर किसी एक ट्रांजैक्शन ने, जिसने मान लो कि वैल्यू राइट की है, उसकी वैल्यूज को किसी दूसरे ट्रांजैक्शन ने रीड किया है। ओके, और जिस ट्रांजैक्शन ने वैल्यू राइट की थी वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब जो आगे के ट्रांजैक्शन हैं जिन्होंने रीड किया है, वो वापस से रोल बैक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अपनी वैल्यूज को वापस से प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। इसके बेसिस पे हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इररिकवरेबल जहां पे रोल बैक पॉसिबल नहीं है, और एक है रिकवरेबल जहां पे शेड्यूल विच कैन बी रिकवर बाय रोल बैक, जहां पे रोल बैक पॉसिबल है। तो अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। इररिकवरेबल शेड्यूल क्या है कि इफ द ट्रांजैक्शन इज कमिटेड बिफोर द फेलियर ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो T1 शेड्यूल है और T2 शेड्यूल है। अब RA एंड WA, ओके, रीड किया राइट किया T1 ट्रांजैक्शन ने। अब T2 ट्रांजैक्शन ने उसकी वैल्यू को रीड कर लिया, वैल्यू को रीड कर लिया और उसके बाद में वो कमिट हो गया।
कमिट होने के बाद में T1 ट्रांजेक्शन है वो फेलियर हो गया है। ओके, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि कमिट होने के बाद में उसने T1 ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया है। तो अब ऑब्वियसली T1 ट्रांजेक्शन तो एटोमेटिसिटी प्रॉपर्टी के थ्रू अपने ऑपरेशंस वापस से अनडू कर देगा, यानी प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा जैसे कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ओके, बट अब T2 को रोल बैक करना है। ओके, बट T2 रोल बैक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि T2 ऑलरेडी कमिट हो चुका है। T2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कमिट हो चुका है, अपने जितने भी इसने चेंजेस किए थे वो चेंजेस परमानेंटली इसने स्टोर कर दिए हैं, और कमिट होने के बाद में हम ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जहाँ पे रोल बैकिंग अब T2 की पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन इररिकवरेबल शेड्यूल है T1 और T2 का। T1 और T2 अगर कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो शेड्यूल का एग्जाम्पल है ये इररिकवरेबल शेड्यूल है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसी को हम देखते हैं रिकवरेबल मोड में, कि अगर रिकवरेबल करना हो तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन विच कैन बी रिकवर बाई रोल बैक ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि रोल बैक करके वापस से रिकवर किया जा सकता है, यानी T2 को हम रिकवर कर सकें रोल बैकिंग में। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि उसको रोल बैक तभी कर सकते हैं जब तक कि ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुआ है। अगर T2 ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है, परमानेंटली स्टोर कर दी है चीजें, कमिट स्टेटमेंट के बाद में हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते। तो रोल बैक ऑफ अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, जहां पे हम अभी कमिट नहीं हुआ है उन ट्रांजेक्शन को हम रोल बैक कर देंगे। तो इससे वो जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल शेड्यूल होगा, जिसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अभी जैसे कि T1 है, T1 ने पहले रीड किया, उसके बाद में राइट कर दिया वैल्यू। T2 ट्रांजेक्शन ने उसको रीड किया है और T1 ट्रांजेक्शन है वो कमिट हो गया है। ओके, परमानेंटली वैल्यूज स्टोर कर दी है। ठीक है, उसके बाद में सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो T2 ट्रांजेक्शन को अभी रोल बैक किया जा सकता है। सिस्टम के अंदर कहीं पे भी इश्यू आता है तो T2 ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जा सकता है, क्योंकि T2 ट्रांजेक्शन ने सिर्फ वैल्यूज रीड की है, अभी तक उसने कमिट नहीं किया है। कमिट नहीं करेंगे तो हम उसके अंदर जो भी चेंजेस किए हैं वो अंडू कर सकते हैं। ओके, सो रिकवरेबल शेड्यूल के लिए क्या जरूरी है, डिले T1 टिल दी अदर ट्रांजेक्शन इज कमिटेड। ओके, दूसरा ट्रांजेक्शन जब तक कि कमिट नहीं हो जाता है या रोल बैक नहीं हो जाता है, तब तक हम जो T2 ट्रांजेक्शन है जिसने डिपेंडेंट हो गया है वो T1 के ऊपर और जिसने वैल्यूज को रीड कर लिया है, वो तब तक कमिट नहीं होगा जब तक कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन है वो कमिट नहीं हो जाता है। तो तब तक हम इसका कमिट ऑपरेशन है वो डिले करेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इररिकवरी से रिकवरी में तो आ गया है। ओके, पहले वाला जो एग्जांपल देखा था वहां पे वो रिकवरेबल शेड्यूल ही नहीं था, लेकिन हम कमिट को पीछे ले आए। कमिट हमने एग्जीक्यूट नहीं किया जब तक कि T1 ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो गया। T1 के कमिट होने के बाद में हम उसको कमिट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि पहले कमिट कर दिया था तो इररिकवरेबल था, अभी कमिट को डिलेड कर दिया तो रिकवरेबल तो है, बट इट में नॉट फ्री फ्रॉम दी इनकंसिस्टेंसी। पर यहाँ पे अभी इनकंसिस्टेंसी पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, रीड ए एंड राइट ए किया, उसके बाद में T2 ट्रांजेक्शन ने रीड ए किया है, रीड भी किया है, इसने अपना काम कर दिया। फिर T1 ट्रांजेक्शन ने रीड भी किया है और राइट भी किया है, और अभी तक T2 ट्रांजेक्शन है वो कमिट नहीं हुआ है, और T1 ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है जबकि उसने वैल्यूज जो की है वो पहले रीड की थी। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी पॉसिबल है। तो जो रिकवरेबल शेड्यूल है वो इररिकवरेबल से रिकवरेबल तो बन गया है उसका कमिट ऑपरेशन डिले करके, बट अभी भी ये इनकंसिस्टेंसी पॉसिबल है। तो इसके थ्रू आज हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स बेस्ड ऑन दी रिकवरी, कि कोई ट्रांजेक्शन है वो रिकवरेबल है या नहीं है, और रिकवरेबल है अगर तो उसमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका कमिट ऑपरेशन हमने डिले कर दिया है। और
बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी इनकंसिस्टेंसी बाकी है। तो आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से रिकवरेबल शेड्यूल पॉसिबल हैं और उनमें क्या क्या इश्यूज हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज आपने लेक्चर को केयरफुली सुना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।